बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 टू 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है या आपका अनफॉर्चुनेटली कोई मैटर को रिफ्यूज़ हो गया है या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो फिर हमेशा की तरह हमारी एडवाइस है कि आप प्लीज़ या फिज़िकली आप आँखें में मिलें या आप हमें ईमेल करें, ताकि जो मैटर्स उसको डिस्कस देखते हुए एक अप्रोप्रिएट हम आपको एडवाइस कर सकें। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो अप्रिशिएट करते हैं, अगेन थैंक यू फॉर देम। अभी रिसेंटली जो कि 21 अक्टूबर को होम ऑफिस ने एक पॉलिसी पब्लिश की है, जो बहुत सारे दोस्त उस पर मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी और जो हमारे कोलीग जहाँ पे विनस टीवी पे आके काम करते हैं, कुछ और हमारे दोस्त भी, वो भी इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि शायद जो पॉलिसी बनाई गई है, इसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो हम 3 फेजेस में इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि होम ऑफिस ने या ये एहसास किया कि जो कुछ लोगों के केस पेंडिंग हैं या जो लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर जिनके पास लीव है, उनको हम एक कंसेशन देने जा रहे हैं। इसलिए इस पॉलिसी का नाम रखा है अर्ली इंडेफिनिट कंसेशन। अगर हम देखते हैं इसके टाइटल को, तो टाइटल के अंदर क्लियरली, मैंने इसका प्रिंट भी लिया था इसलिए, वो कहते हैं कंसेशन टू द फैमिली इमिग्रेशन रूल्स फॉर ग्रांटेड लॉन्गर पीरियड ऑफ लीव एंड अर्ली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसकी पॉलिसी के लिए उन्होंने आगे तमाम उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पब्लिश किया है। अब इसकी अगर तो ये कहते हो कि ये पॉलिसी क्या है, और उसके बाद सेकंड ये वाई दे मेक दिस पॉलिसी, एंड थर्ड इस पे कौन कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम 3 इसको फेज में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसी इटसेल्फ जो पब्लिश हुई है, ये गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया है, इसके मुताबिक उन्होंने होम ऑफिस ये कहता है कि जो लोग यूके के अंदर बच्चों के साथ अंडर द 10 ईयर्स रूट रह रहे हैं और उन्होंने कम से कम 5 साल लीगली अंडर 10 ईयर्स रूट जहाँ गुजार लिए, या प्राइवेट लाइफ के अंदर या ह्यूमन राइट्स के अंदर, या जो 7 ईयर्स चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी थी उसके अंदर अगर आपने 5 साल कम से कम यहाँ गुजार लिए, और नंबर 2 बच्चों की एज जो है वो 18 साल से लेके 18 साल से अबव है और 25 साल से कम है। ये अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं अपने पूरे करने हैं, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। और बहुत सारी की लिस्ट है, लेकिन इनका बिल्कुल जो अगर शॉर्ट है कि अगर 2 चीज़ें पूरी हो रही हैं, नंबर 1 कि आपने यहाँ पे 5 साल गुजार लिए अंडर द 10 ईयर्स रूट, और नंबर 2 जो चाइल्ड है उसकी जो एज है बिटवीन 18 टू 25 के अंदर है, इस ब्रैकेट में, तो यस आप इंटाइटल्ड हैं। अब सवाल ये आता है कि ये पॉलिसी बनाई क्यों है। ये बहुत सारा लोगों का इशू था या सवाल उनका आता है। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे यूके में पैदा हुए उनको 7 साल के बाद उन्होंने 10 साल के रूल पे डाला, और जब वो 10 साल के हो गए तो वो ऑटोमेटिकली इंटाइटल हैं कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हो और 10 साल गुजार ले, और उनको इंडेफिनिट मिल जाता था, जिसको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी और उसके बाद नेशनलिटी मिलती थी। अब ये जो पॉलिसी है ये मोस्ट लाइकली उन लोगों पे अप्लाई होनी है जो लोग अब्रॉड से बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। लेट्स से अगर बच्चों की एज 5 साल थी और उसके बाद 7 साल गुजारे, वो 12 साल के 13 साल के हो गए, और 13 साल से लेके वो 5 साल का उनको इंडेफिनिट लीव मिल गई, और अब उनकी एज 18-19 साल हो गई है। 18 साल से अबव हो गई है, 19 है, 20 है, 21 है, अप टू द 25। अब वो लोग इसमें क्वालिफाइड करेंगे या फॉल करेंगे। ये इसकी पॉलिसी की रीज़न क्या थी, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का, ये मैं पर्सनली इसलिए जानता हूँ कि मेरे कुछ क्लाइंट का ये इशू था और हमने लेटर भी लिखे थे और उसके बाद अच्छे रिज़ल्ट भी आए थे। उसकी रीज़न ये थी कि जब बच्चे सेकेंडरी स्कूल से या फॉर्म 6 फॉर्म करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाते थे, उस वक़्त बच्चों की एज ऑलमोस्ट 19, 20, 21 हो रही थी। 2 प्रॉब्लम आती थी। एक, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इशू आते थे बेचारों के,
और उनसे फाइनेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि वो यहाँ पे सेटल नहीं थे। 2 की उनकी यहाँ पे 5 साल स्टडी कर ली थी। दूसरा ये आ रहा था कि बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को फ़ॉरेन लेके जाते हैं ट्रिप के ऊपर, या उनका जो स्कूल के जो शेड्यूल होता है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो शेड्यूल अनाउंस करते हैं वो 1 साल पहले करते हैं और उसके बाद वो फ़ीस वगैरह भी ले लेते हैं बच्चों से। अब वीज़े का प्रॉब्लम ये है कि आप 1 साल पहले वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यूके में रह रहे हो अंडर द 10 ईयर्स रूट के अंदर ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, और आप अप्लाई करते हो फॉरेन वीज़ा, तो वो तो सिर्फ वीज़ा आपने शेड्यूल से सिर्फ 28 डेज़ या 2 महीने पहले अप्लाई करना है ताकि 15 डेज़ में डिसीजन आ जाए और आप उस स्कूल के ट्रिप को ज्वाइन कर सको। कुछ लोगों के बेचारों ने अनफॉर्चुनेटली ये हार्डशिप देखी है कि उन्होंने फ़ीसें पे कर दी, बच्चों का वीज़ा अप्लाई किया, वो नहीं मिल सका, वो स्कूल के ट्रिप में नहीं जा सके। इवन सम टाइम तो ये भी देखने में मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है कि कुछ लोगों का बेचारों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि उनका जो ट्रिप था इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन था, लेकिन उस वजह से वो उसको मीट नहीं कर सके, तो जो फैमिली थी वो डिस्टर्ब थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिखे, लेकिन एंड ये हुआ जो कि पॉजिटिव रिज़ल्ट के तौर पे कि गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज़ किया कि कम से कम जो लोग यहाँ पे 5 साल गुजार लें अंडर द 10 ईयर्स रूट, वो इसके अंदर उनको अर्ली इंडेफिनिट ग्रांट कर दिया जाए। दोनों चीज़ों पे फ़ायदा होएगा। नंबर 1 कि अगर उन्हें ट्रिप पे जाना है या अपने स्कूल के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ जाना तो उन पर प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2 ये कि अगर उन्हें अपनी कोई हायर एजुकेशन के लिए फ़ाइनेंस अप्लाई करना है तो उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हों कि 3 साल उसने यहाँ स्टडी की है, उसके बाद यहाँ पे वो सेटल है, ताकि उसको ये बेनिफिट मिले और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो फर्दर एजुकेशन ले सकें। अब ये था सेकंड फेज़। पहला, पॉलिसी में क्या रिक्वायरमेंट है कि उसकी 18 साल से 25 साल एज हो, 5 साल यहाँ पे गुजारे हों। थर्ड, बनाया क्यों कि जो बच्चों की या फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी फाइनेंस के लिए या फॉरेन ट्रिप के लिए। अब थर्ड फेज़ आती है कि इसमें कौन कौन से लोग फॉल करते हैं, या अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए, इनमें वो लोग करेंगे जो बाहर से या फ़ॉरेन से यूके में आए, बच्चों की एज 7 से 8 साल थी, उन्होंने 7 साल गुजारे और 7 साल के बेस के ऊपर 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के ऊपर उनको वीज़ा मिल गया। उस वक्त बच्चों की एज बाय द टाइम जब एप्लीकेशन की अंडर 18 थे और उन्होंने 14-13 थे, और अब वो 5 साल लीगली यहाँ पे गुजार ले, आज उनकी एज 19 हो गई है, तो येस दे आर क्वालिफाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। नंबर 1 आपने यहाँ पे 5 साल गुजारे, और नंबर 2 आपकी जो एज है वो 18 साल से 25 के दरमियान ब्रैकेट में आती है। तो जो लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में रह रहे हैं उनके लिए वो क्वालिफाइड करते हैं, और ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस करें और उसके बाद अपनी जो अर्ली इंडेफिनिट या अर्ली सेटलमेंट स्कीम के तहत इससे वो फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे जो लोग और भी अपने मीडिया से ये बातें कर रहे हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था, क्योंकि ये काफ़ी इफ़ एंड बट के साथ एक्सप्लेनेशन जा रही हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट में मेरे ख्याल में ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके पास राइट है कि वो इमीडिएटली अपना एक्शन लें और अप्लाई करें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना इसी से ताल्लुक से करता है। हमें जो है ना लॉन्ग रेसिडेंसी पेरेंट्स पे 10 साल का वीज़ा मिला है, और ये हमारी सेकेंड एक्सटेंशन हमने अप्लाई कर दी है अगस्त में। तो अब ये अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो विड्रॉ करनी चाहिए? आपने सेकेंड एक्सटेंशन की है, 5 साल पूरे हो गए आपके? जी 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 2016 में मिला था। ठीक है, ये शायद ये भी एक मैंने डिस्कस करना था। जिन लोगों ने तो एप्लीकेशन की हुई है, मेरी आपको एडवाइस होएगी कि आप इसको विड्रॉ ना करें। उसकी रीज़न ये है कि कम अज़ कम सिक्योर कर लें अपने स्टेटस को, जो कि ऑफ कोर्स आपको इंटाइटल हैं, क्योंकि 2 रीज़न्स हैं। अगर आपने फ़ीस पे कर दी है, फ़ीस आपकी पेंडिंग है, अगर विड्रॉ करोगे तो मुझे नहीं पता कि लगता कि इस पर कोई क्लियर प्रिंसिपल नहीं है, ना कोई पॉलिसी है कि अगर आज अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करते हो क्या आपकी जो फ़ीस पेड की है वो एडजस्ट होएगी कि नहीं होएगी। ये एक फ़र्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी भी वजह से कोई मसला बनता है तो मेरे ख्याल में आप अपनी एप्लीकेशन को कैरी ऑन करें। जब वीज़ा ग्रांट हो जाए
तो इमीडिएटली आप अपनी अर्ली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट होएगा। दूसरी बात यह है कि और पॉसिबल है कि अगर आप चाहते हो कि पेंडिंग दिस एप्लीकेशन एक लेटर भेज दें कि ये पॉलिसी आई है और हमारी एक एप्लीकेशन को आप कंसिडर कर सकते हो इस पोजीशन में अंडर द कंपैशनल सर्कमस्टांसेस, तो वो आपको होम ऑफिस अगर लेटर लिखता है कि जी आपने होम ऑफिस को अभी सिर्फ 1100 पाउंड पे किया था, 1100 समथिंग, तो जो फ़ीस है इसकी 2300 पाउंड्स है, जो रिमेनिंग है वो पे कर दें और जो NHS आप दोबारा उनको रिफ़ंड मिल जाएगा आपको। तो अगर तो आपको लेटर ये मिल जाता है टू एडजस्ट द फीस एंड टू वेरी द एप्लीकेशंस वाल जो पेंडिंग, फिर तो पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज़ मेरा ख्याल शायद आंसर ये होगा कि आपको वेट करना चाहिए और इस डिसीजन के बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए। लेकिन कोई हार्म नहीं है अगर आप उनको एक लेटर लिखते हैं, इफ़ अगर आपने खुद एप्लीकेशन किया खुद कर लें, या सॉलिसिटर को बोल दें प्लीज़, जो अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि प्लीज़ आप लेटर लिख के उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, न्यू पॉलिसी को कंसिडर करते हुए हमारी एप्लीकेशन को नई कैटेगरीज में करें विद एन एप्लीकेशन जो वेरी हो जाएगा, और जो रिमेनिंग फ़ीस है जो शॉर्टफॉल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फीस हम पे कर देते हैं। अगर होम ऑफिस का लेटर आता है तो फिर तो गुड लक, और मेरे ख्याल ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर जी 2-3 वीक हो गए ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ Thank you, sir. 2-3 ਵੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। सही, तो मेरे 2 क्वेश्चन है उन्हें मैं पूछना सी। प्लीज़ जी बोले भाई, सवाल पूछिए फिर। ईयर पूरे हो जाए जी ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 10 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ राइट। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ UK ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। राइट। दूसरा पूछना सी कि मेरी बच्ची एक नर्स है ते ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। और बच्चियां दी एज सब दी 18 साल तो ज़्यादा जी? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰ 18 ਨੇ। ਯੈਸ। और थानू 10 साल इतने लीगल हो गए थे, राइट? जी और थानू 10 साल इतने लीगल हो गए सारी फैमिली रहंदियां नू? जी लीगल 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2012 ਵਿੱਚ। फिर तो बाद एक्सटेंशन ली। 6 ईयर बाद इंडेफिनिट ਲੱਭੀ ਸੀ, 10 ईयर ਸਾਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ। और बच्चियां दी एज 25 तो नीचे के ऊपर भी कोई है जी? अंडर 25 3 बच्चे ने। ठीक। कंट्रोल कह रहा है कि ब्रेक का टाइम है, तुम प्लीज़ TV ते आंसर सुनो, ब्रेक तो बाद मैं अप्लाई करांगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं ब्रेक एंड सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो कॉलर साहब ने पूछा था ब्रेक से पहले सवाल, देखिए भाई आपके 3 रेलेवेंट सवाल थे। पहली बात तो ये है कि जो लोग भी UK के अंदर इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं या नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए मस्ट है कि उनको लाइफ इन UK टेस्ट पास करना पड़ता है और B1 पास करना पड़ता है। अगर बच्चों की एज 18 साल से कम हो तो फिर वो एग्जेम्प्ट हैं, या आपकी 65 से अबव हो। लेकिन अगर आपकी एज जो भी अप्लाई करने जा रहा है वो वेदर द चाइल्ड डॉटर है, सन है आपका, उन सबको जो कि 18 साल से अबव हैं उनको लाइफ इन UK एंड B1 पास करना पड़ेगा। नंबर 2 ये था कि आपका सवाल कि जो 25 जो लोग 18 साल से अबव हैं उनको अगले साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्ली इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल यहाँ गुजार लिए, कंडीशन 5 साल की है, तो बजाय नेक्स्ट डे वेट करो, आप इसी साल भी या अभी भी आपके पास राइट है कि जो बच्चे 18 साल से लेके 25 साल की ब्रैकेट के अंदर हैं वो अर्ली इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन आपका ये था कि जो आपकी बेटी है क्या वो अपने अंकल को स्पॉन्सर कर सकती है। अगेन उसके पास उसके पास अभी लिमिटेड लीव टू रिमेन है, वो सेटल नहीं है अभी,
और मैं उसका वीज़ा जो बोला आपने कि वो नेक्स्ट ईयर फिनिश होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे उनका स्पॉन्सर करना ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा। राइट है बाय लॉ, यस शी कैन, लेकिन क्या उसके वीज़ा मिलने के चांसेस कितने हैं, वो मेरे ख्याल में थोड़े से कम होंगे। ये ज़्यादा मच बेटर होगा कि अगर आप वेट कर लें जब उनके पास इंडेफिनिट हो जाए और तब अगर अप्लाई करती हैं, तो आई थिंक वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। और सेकंड, अगर आप समझते हो कि कोई ओकेजन्स है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई वेडिंग है, तो उस वजह से बताना चाहते हो, फिर कोई हार्म नहीं है कि यस, क्योंकि उसको तो आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन है जिस पे उसके अंकल जताए का आना बहुत मस्ट है, तो यस फिर अप्लाई करें। लेकिन अगर वो जर्नल विजिटर आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में क्योंकि स्पॉन्सर के पास अभी शॉर्ट लिमिटेड लीव टू रिमेन है, एंड शी इज़ नॉट नीदर शी सेटल्ड और नॉट शी हैव ब्रिटिश सिटीजनशिप, तो मेरे ख्याल में इस पोजीशन में थोड़ा सा ये नहीं कहता कि नहीं करो, लेकिन केस थोड़ा सा वीक होएगा। अच्छा होगा कि जब वो अप्लाई कर लें, सेटल हो जाएं, तब अप्लाई करें, तो देन आई थिंक विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। अब थर्ड आपका सवाल ये था कि जो अंडर 18 बच्चा है उसको नंबर 1 लाइफ इन यूटेस पास करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 2 वो अभी नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि ये जो अर्ली इंडेफिनेट कंसेशन पॉलिसी जो आई है, ये उन लोगों के लिए आई है जो 18 साल से लेके 25 साल के से कम है उनकी एज और 18 साल से ज़्यादा है। इसलिए जो आपका छोटा बच्चा है वो आपके साथ ही नेक्स्ट अप्लाई करेगा जब आपके 10 साल पूरे हो रहे होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। Hello. जी फरमाइए जी। Hi, good evening, sir. I have a friend. He's had his legal visa for only 3 years, Okay. and he's 23 years old now. Okay. And by the time he's going to have it for 5 years, he's going to be 25. Mm-hmm. Is it still possible to apply when he turns 25, or will that be too late? So what category she have? She has a spouse visa on the human rights or on the concession policy? What sort of visa she had? He's the half-life one. Half life one. Yeah. Right. Okay, madam, let me to explain. This policy only be applicable those people living in the UK under either the 7-year child concession policy or under the private life. Because if anybody live in the UK under the private life, and that means that he will be granted under the 10 years route, their visa will be I think 30-month visa, and then they need to be get the 4 extension. But if you're saying one of your friend, she is 23 years old, she grant a visa. First of all, I believe she had a 2.5 years visa, is a 30-month visa. Then she have to apply for the extension. By the 2 extension, on the completion of the 5 years, she will be eligible to make the application for early indefinite as far as her age is under the 25. But if she crosses the 25 or is above the 25, then of course she can apply for the extension, but she wouldn't be, I think, fall under this concession policy. So she need to complete the 10 years on that basis, and then after completing her 5 years legal in the UK, then she will be eligible to apply for indefinite. Hope this is you understand and is fall in your category. But because I'm just understanding, as far as you tell me, she grant a visa, 30-month visa was possible, but 3 years and 3.5 years, I don't know which visa. Or maybe if she under the spouse visa in the UK, then she need to be complete 5 years, then automatically she will be eligible for indefinite. So you need to check what visa she have and when she will be eligible to apply for the indefinite. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। मेरा ब्रदर है जी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, Very sad. उसकी एक टांग वेस्ट हो गई है, तो उसको अब फुल डिसेबिलिटी मिलती है। उसकी एज है 60 तकरीबन 60 59 59 राइट।
तो वो अब उसके पास वाइफ नहीं है, उसकी वाइफ फौत हो गई है पहली। तो अब वो एक लड़की से शादी करना चाहता है अपनी कजन से, जो पाकिस्तान में है। राइट। जो पाकिस्तान में है उसकी एज है तकरीबन 57, लेकिन वो इंग्लिश पास कर सकती है। उसका मसला है कि उसको भी डिवोर्स हुई है, लेकिन जो उसका पहले हस्बैंड था ना, उसके साथ एक बेबी था पहली वाइफ से। तो जो बेबी है वो उसकी एज तकरीबन 10 या 11 साल है राइट। उसकी। तो वो उसका बेबी नहीं है, अब उस पहली वाइफ का है। वो पहली वाइफ वो उसका हस्बैंड छोड़ के उस बच्चे को उसकी बीवी के पास, इसी के पास छोड़ गया है जिसके साथ ये शादी करना चाहता है। ठीक ठीक। लेकिन वो बच्चा इतना अटैच है उसके साथ, ओके, वो अब लड़की सवाल क्या कहती आपका है कि जी? मैं शादी कर मैं ये आस्क लूंगी, व्हाट्स योर लेकिन क्वेश्चन? मेरे बच्चे का मैडम, वीजा आपका लग सवाल क्या जाएगा। है? हम आपके पास अपना केस लेके आ सकते हैं? मेहरबानी करके हमारी थोड़ी सी रहनुमाई कर दो, मेरे भाई को फुल डिसेबिलिटी मिलती है। थैंक यू। ठीक। ओके मेरी बहन, आपने सवाल काफ़ी पूछा, लेकिन चलो जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है ये कि आपके भाई अनफॉर्चुनेटली डिसेबल हैं, उनको डिसेबिलिटी अलाउंसेस मिलते हैं और वो मोहतरमा से शादी करने जा रहे हैं, और जो जिनसे वो शादी करना चाह रहे हैं उनको डिवोर्स हुई है और उनका एक बच्चा है और बच्चा उनके पास रहता है। अब देखें, जो आपका सवाल बनता है कि क्या जो मैडम है जब वीज़ा अप्लाई करेंगी टू कम इन द यूके, क्या वो अपने बच्चे को साथ लेके आ सकती हैं या नहीं लेके आ सकती? ये आपका सवाल बनता है। यस ऑफ कोर्स। पहली बात तो ये है कि जब अनफॉर्चुनेट बंदा यहाँ पे कोई डिसेबल हो, उसके पास राइट है कि वो मैरिज करना चाहे एंड वो अब्रॉड में शादी कर सकता है। अब सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या जो इनकम थ्रेशोल्ड है, क्या उसको मीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑफ कोर्स उनको 18,600 की इनकम नहीं चाहिए, लेकिन एडवोकेट फंडिंग होनी चाहिए, जो मुझे तो उसको अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो क्वालिफाइड कर जाएगा। अब सेकंड सवाल क्या आता है कि क्या उसका बच्चा भी उस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा? ये एक चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। नंबर 2 ये आता है कि जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैडम को मीट करना होंगी। नंबर 1, उसको उन्होंने इंग्लिश पास कर, क्योंकि उसकी मैडम की एज जो है वो 57 है, उसको आइल्स का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, A1 जो कि रिक्वायरमेंट है, और वो साथ लगाएंगे। ये आपके जो भाई हैं ये वहाँ जाएंगे, शादी करेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट और जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपको देना होगा। नंबर 3, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है जो आपको देनी होगी। और नंबर 4, अब सवाल ये आता है कि 10 साल के बच्चे को वो साथ लेके आ सकती हैं। इसके लिए 3 चीज़ें मस्ट हैं जो आपने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है विद एप्लीकेशन। नंबर 1 कि उनको डिवोर्स हुई है, अपने जो बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है वो कंसेंट दे रहा है। बायोलॉजिकल फादर जो मैडम का एक्स हस्बैंड थे, वो ये कंसेंट दे रहे हैं कि बच्चे को अगर यहाँ पे या फ़ॉरेन लेके जाते हैं तो मुझे किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। नंबर 2, मैडम ने ये साबित करना है कि उसके पास जो गार्डियनशिप है या उसको बच्चे की सोल जो लुक आफ्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके पास ग्रांट हुई है, या तो वो नोटरी पब्लिक से उसने साइन की हो दोनों पार्टी ने बाय कंसेंट, या फिर वहाँ से लोकल कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से उसको ऑथोराइज आपको सील्ड होनी चाहिए। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट उसके पास लाजमी होना चाहिए। 1, बायोलॉजिकल फादर से कंसेंट, 2 गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, और 3 ये है कि बच्चा उसके पास रहता है। अगर ये प्रूफ होता है तो यस उसकी एप्लीकेशन साथ यहाँ पे आने के लिए हो सकती है। अब 2 स्टेप में भी एप्लीकेशन हो सकती है कि मैडम यहाँ पे पहले आ जाएं, अगर आपके भाई जो हैं वो इनकम को ज़्यादा पूरी नहीं कर रहा है तो वो पहले आ जाए, और उसके इवन 10 दिन के बाद, महीने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। या अगर आपके पास इनकम हो और उनके पास सेविंग थोड़ी सी पड़ी हो और वो दोनों को मिला के अगर पूरा हो रहा होगा तो फिर दोनों वो इकट्ठे भी जॉइंट एप्लीकेशन की जा सकती है। 2 के जो चाइल्ड है वो आपके भाई का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये जब शादी कर रहे हैं, जिस मैडम से इनकी शादी हो रही है, जिस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप जब उससे शादी हो रही है साथ बच्चे को भी अडॉप्ट मीन्स उसको भी केयर करेंगे और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहे हैं, तो लिहाजा आपके पास राइट है, यस बच्चा यहाँ पे आ सकता है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाने होंगे। ये थोड़ा सा केस डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए हमारी एडवाइस होती है कि प्लीज़ आप लाजमी तौर पे वकील से मिल लें, जाके डिस्कस कर लें। हमें मिलेंगे मोर देन वेलकम।
लेकिन अगर आप जहाँ अगर दूर रहते हैं कि आप नहीं आना चाहते तो आप किसी भी लोकल से मिलें, उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा के एडवाइस लें और फिर एप्लीकेशन को आप सबमिट करें तो आपके लिए बेहतर होएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी सॉरी मैं पहले ਤੁਹਾਨੂੰ सही ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। प्लीज़। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ 3 ਈਅਰ ਦੀ, ठीक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ। ठीक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ओके। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ 2022 ਚ ਪੂਰੇ होने ਨੇ। अच्छा नेशनलिटी ਅਸੀਂ अप्लाई। नेशनलिटी अप्लाई करनी। ठीक 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 ठीक। तो सवाल फिर तो फिर सवाल क्या आपका जी? पूछा थी कि सवाल यही है कि वो अपने ताया अब्बू को वो एज ए विजिटर बुला सकती है और उनको उधर क्या चीज चाहिए, हम क्या उनको प्रोवाइड करें और उनके पास क्या होना चाहिए। ओके जब कोई बंदा यहाँ पे इंडेफिनिट लीव के रिमेन हो या उसके पास या ब्रिटिश नेशनलिटी हो तो यस वो अपने फैमिली को फैमिली विजिट वीज़े पे अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है। अब आपने 3 चीज़ें देनी हैं, वैसे तो और भी डॉक्यूमेंटेशन, मेनली आपने साबित करना है कि जब वो आएंगे उन्होंने आके यहाँ पे अकोमोडेशन चाहिए, आपने उनको प्रूफ देना है कि वो कहाँ पे अकोमोडेट होंगे, आप उनको फैसिलिटी उनको जगह देंगे। अगर मैडम के पास घर है या आपके पास घर है तो आप फिर लेटर दोगे कि हमारी बेटी हमारे साथ रह रही है और इस जगह पे वो अकोमोडेट करेंगे। अब मैडम के पास जो आपकी बेटी है उसके पास सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है और एम्पल सेविंग है कि मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, मेरे पास सेविंग पड़ी है और मैं अपने ताए के मेंटेनेंस बर्दाश्त कर सकती हूँ। थर्ड ये है कि जो एप्लीकेंट है जो कि आपका भाई है जो लड़की का ताया वो है, उसने ये साबित करना है कि मैं अपने कंट्री में फाइनेंशियली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली मैं यहाँ पे टाइज़ है मेरी, मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पे मेरी फैमिलीज़ हैं, मेरा यहाँ पे घर है, ये मेरा बिज़नेस है और मैं सिर्फ यूके में सैर के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को मिलने जा रहा हूँ और यूके को विज़िट करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो उनके पास प्रॉपर्टी होगी वो लगा दें, उनका बैंक अकाउंट है वो लगा दें, उनके बच्चों के जो फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दें कि बता दें कि इसकी ये फैमिली है, जो फैमिली बे फॉर्म होता है वो लगा दें, उसमें बता दें कि ये फैमिली मेम्बर हैं और सारे के सारे यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि ये पता हो कि उस आपके भाई ने सिर्फ यूके में आपको सैर करने आना है और उसकी जो फुल एंड जो इंटायर इंटेंशन है टू विजिट द यूके एंड हैव टू लीव द कंट्री विद इन ऑथराइज्ड टाइम्स। ये साबित करने के लिए आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि उनका वहाँ पे सोशल, फाइनेंशियल एंड फिज़िकल टाइज़ वहाँ पे हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपने अकोमोडेशन दे दी और मैडम के तमाम डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे वो सेटल्ड हैं, यहाँ पे काम करती हैं, उनके पास ये पे स्लिप्स हैं, ये उनके पास बैंक में पैसे पड़े हैं और वो अपने तायबू को लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रैवलिंग, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए वो तमाम जो एक्सपेंसिव हैं वो बर्दाश्त कर सकती हैं। ये लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल तो ये भी कहा जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट में लाजमी लगानी चाहिए ताकि आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो। यस वो अप्लाई कर सकती हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हों लगाएँ ताकि केस आपका स्ट्रॉन्ग हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना अपने एक कज़न के बारे में पूछना था। वो यहाँ पे है यूके में फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। उनके पास फुल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, बस एक इशू आ रहा है उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। उनके पास ना पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जो पासपोर्ट था ना जिस पे वो ट्रैवल किया था उन्होंने, जिस पे एंट्री स्टैंप है, वो अवेलेबल नहीं है। वो हमसे मिसप्लेस हो गया और वो लॉस्ट हो गया। तो हम लोगों के पास वो जो फी है HMRC को देने वाली शायद वो अवेलेबल भी नहीं है। मतलब हम उसको प्रोसेस किस तरह करें इसके? सॉरी दोबारा बोलना। 24 साल से कौन जहाँ पे रह रहा है? मेरे कजन है, 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल जहाँ पे उनके हो गए हैं? हाँ जी, और ये सितंबर में 20 साल पूरे हुए हैं। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है, यूटिलिटी बिल।
उनके पेनल्टी पास चार्ज आईडी है, अपनी नेशनलिटी की आईडी है उनके पास? नहीं, पासपोर्ट की कॉपी है? वही घूम रही है ना, पासपोर्ट की कॉपी नहीं है जिस पे एंट्री स्टैंप है। और उनका आईडी नहीं, स्टैम्प को छोड़ दें, उनकी और पासपोर्ट की कॉपी है कोई उसके बाद बनाया हो कभी आपने? नहीं, रिन्यू नहीं करवाया था। और उनके पास आईडी भी नहीं है, आईडी कार्ड भी? आईडी कार्ड तो नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस है बस। ओके, थैंक यू। आप प्लीज़ टीवी पे आंसर सुनें। देखें, जब ये स्पेशली अक्टूबर 18 से ये गवर्नमेंट ने और ज़्यादा इस बात पे एम्फसाइज़ किया है कि जो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे अंडर द ह्यूमन राइट्स 20 ईयर्स बेस पे, 40 ईयर्स पे, इवन 7 ईयर्स पे, तो कहते हैं कि कम से कम ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि यू आर द सेम पर्सन, हमें अपना कोई ना कोई आईडी डिटेल्स लाजमी दें। नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है कि पासपोर्ट दें। पासपोर्ट अगर आपके पास होना तो वैलिड चाहिए, अगर नहीं है तो कम से कम कॉपी हो। तो आप एप्लीकेशन करने के बाद वकील से लेटर ले सकते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन पेंडिंग की है, तो फिर आप एम्बेसी में जाओगे तो आपका पासपोर्ट बन जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कम से कम आपके पास आईडी कार्ड हो, अगर आईडी कार्ड हो उससे भी कम से कम कोई चीज़ मिल जाएगी। जो DVLA आपका बना है वो DVLA ये आपका आईडी कार्ड नहीं है, और DVLA भी अगर मुकम्मल आपका आईडी फुल लाइसेंस हो तो उसको कंसिडर करते हैं एज ए आईडी, लेकिन वीज़ा पर्पज़ के लिए इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशूड बाय द UK गवर्नमेंट, न कि आपके जो नेशनल गवर्नमेंट से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर अगेन लॉ के मुताबिक आपको अपना वैलिड आईडी को देना पड़ेगा, वेदर आपके पास आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो। अगर दोनों नहीं हैं, आप कहते हैं कि जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो देन हाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक सिनेरियो बन सकता है कि अगर आप अपने एम्बेसी में चले जाएं, अपने वहाँ फिंगरप्रिंट दें कि ये मेरी ये डिटेल्स है, या अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट आप अक्सर से मंगवा लें, या अपने से वहाँ से कुछ मैट्रिक FA किया है, कुछ की पिक्चर मंगवा लें कि ये मैंने स्टडी की है। देखिए कहीं साबित तो करें कि आप कौन हैं, वरना कोई कंट्री की नेशनलिटी कैसे मिलेगी आपको। नंबर 1, अगर आप ये साबित नहीं कर पाते कि आप कौन हैं या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो फिर होम ऑफिस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आपके फिंगरप्रिंट कभी हुए ही नहीं, आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, फिर एक आखिरी है, लेकिन बाय लॉ तो नहीं, क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि जब भी हम टेली पे बात करते हैं तो लोगों का सवाल है कि शायद आप लोग बाय बुक नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, अगर एक क्लाइंट है वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, होम ऑफिस कहता है जब तक आईडी नहीं होएगी यू कांट मेक द एप्लीकेशन, तो देन व्हाट इज द ऑप्शन। फिर विद इन लॉ के अंदर आप एक ही रिक्वेस्ट हो सकती है कि आप एप्लीकेशन कर दें ऑनलाइन, जो आपकी सबमिशन हो जाए एप्लीकेशन की उसको लेके, और जो अगर आपके सोलिसिटर हैं उनसे लेटर लेके एम्बेसी में चले जाएं, उनको बताएं कि ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरे पेरेंट्स की डिटेल्स है, ये हमारा एड्रेस है, आप सिस्टम में चेक कर लें और मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे आईडी कार्ड इशू किया जाए। उसका प्रूफ ये है कि मैं 20 ईयर से रह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैंने इस डेट को या इस टाइम को मैंने फ्लाइट किया था, ये मेरे पास प्रूफ है। 3rd, मैंने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है और ये सबमिशन मेरे पास रिकॉर्ड है। तो आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बट मैं समझता नहीं कि अगर बंदा यहाँ पे आया है उसने कोई मैट्रिक FA ना किया हो, या वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी कम से कम स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ये बहुत इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपनी एम्बेसी को सेटिस्फाइड ना कर सकें कि मैं कौन सा बंदा हूँ। अब सवाल ये आता है कि आपके पास वीज़ा नहीं है, एम्बेसी कहती है कि हम आपकी आईडी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम आपको वीज़ा नहीं दें, आपको आईडी इशू नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है। उसका बड़ा आसान तरीका है कि जैसे आप एप्लीकेशन पेंडिंग कर दें, या आप हम उसको बता दें कि मेरी आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी डिटेल्स को, लेकिन आईडी इशू नहीं हो रही, मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग करके आप मुझसे रिक्वेस्ट करें। होम ऑफिस भी मांगता है कि अपनी आईडी लेके आओ, वरना हम आपकी एप्लीकेशन हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन दोनों सूरतों में अगर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी, ऑनलाइन सबमिशन को लेके सोलिसिटर को अपनी डिटेल दिखा के उनसे लेटर लेके एम्बेसी जाओगे, तो वो आपके जो फिंगरप्रिंट्स है उसको टैली करते हुए एटलीस्ट आपका आईडी कार्ड इशू कर देंगे। जब आईडी कार्ड आएगा तो पासपोर्ट बन जाएगा और देन आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई ने ना
EU वीजा अप्लाई किया था, राइट। तो उस पे जो है ना उनको राइट्स मिले थे अपील के। तो मैं उन पे बस एक ही ऑब्जेक्शन हुआ था कि जो उनका स्पॉन्सर था ना, उसके सवाल पास जो क्या? स्पेनिश पासपोर्ट था ना, अपील उसकी लॉन्च कर कॉपी दिया नहीं थी आपने? साथ में ना, तो वो उन्होंने ये चीज बस मांगी है। लेकिन अब इशू मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है और हम खुद कैसे उसको फॉलो अप कर सकते हैं? ओके, थैंक यू मैडम। टाइमिंग के बारे में कोई एडवाइस नहीं कर सकता। रिफ्यूज़ हो गया, राइट ऑफ अपील मिल गया, आपने अपील लॉन्च कर दी, अब वेट करें। बैकलॉग चल रहा है लेकिन नॉर्मली 6 माह लग रहे हैं एवरेजली, तो आप वेट करें। इस पर शायद कोई मेरी एडवाइस या कमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये अब मैटर इज़ इन द कोर्ट। अब वो डिसाइड करेंगे, जब उनके पास टाइम आएगा वो लिस्ट कर देंगे, लेकिन एवरेजली 6 माह का टाइम लग रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम जी। हाँ, मैंने अप्लाई किया था स्पाउस वीजा के लिए 5 ईयर रूट का, और इसके बाद मुझे 5 ईयर कंप्लीट हो गए लास्ट दिसंबर 2020 में, और ILR के लिए अप्लाई किया तो माशाल्लाह मुझे ILR भी मिल गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिटीजनशिप के लिए कब अप्लाई करना चाहिए? तो जो ये केस के लिए आज ठीक, अगर किसी बंदे को इंडेफिनिट मिलता है, जैसे आपको इंडेफिनिट मिल रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन हैं, या उनके पास इंडेफिनिट है और आपको 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट मिल गया है, तो आपके पास राइट है, इवन द नेक्स्ट डे यू कैन अप्लाई फॉर द ब्रिटिश सिटीजनशिप। आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी मैडम फरमाइए जी। जी मैंने आपसे पूछना है, अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर करना है इंडिया से तो मुझे क्या करना होगा? लाइक मैं अभी PIP पे हूँ, तो मुझे ये वाली बात है कि 18,000 मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। आपने स्पॉन्सर किसको करना है, किसी फैमिली मेम्बर को या अपने स्पाउस को? मैं अपने स्पाउस को, लाइक न्यू पार्टनर। ओके। पर उस मैरिज के बेस पे नहीं, क्योंकि अभी मैरिज मैं एंगेजमेंट के क्योंकि एक फियांसे वीजा होता है ना, एंगेजमेंट के बेस पर ही कर सकते हैं। देखिए मैडम, जो इंगेजमेंट है या फैंसी वीज़ा अप्लाई लॉ के मुताबिक जैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये आएगा कि आप क्यों ट्रैवल नहीं कर सकती, और तमाम वो रिक्वायरमेंट मांगनी है। जो आपके इनकम थ्रेशोल्ड पूरा होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, आपके पास सैम्पल अकोमोडेशन होनी चाहिए। जो आप सवाल आंसर सुने प्लीज़, माइंड नहीं करते, अगर माइंड नहीं करते तो प्लीज़ कंट्रोल। देखिए नेक्स्ट कॉल प्लीज। ओके मैडम, जो फैंसी वीज़ा है बाय लॉ, यस फैंसी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ता है कि आप क्यों फैंसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा क्यों नहीं कर रहे हैं। सम लोग होते हैं जैसे यहाँ पे रिफ्यूजी हैं, उनके पास असाइलम हो, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या कोई और मेडिकल कंडीशन हो, ट्रैवल नहीं कर सकते और शादी के लिए नहीं जा सकते, या कोई और रीज़न हो, तो फैंसी वीज़ा अप्लीकेबल है। लेकिन हर बंदे के लिए अगर फैंसी वाला एप्लीकेशन होएगी तो उसके, मैं ये नहीं कहता राइट नहीं है, यस राइट है, बाय लॉ कर सकते हैं, लेकिन वो केस थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब सेकंड पार्ट ये है कि जो फैंसी वीज़े के लिए वो तमाम रिक्वायरमेंट मीट करनी है जो आपने स्पाउस वीज़े के लिए करनी है, तो फिर क्यों रिस्क लेना आपने फैंसी वीज़े वाला। तो मच बेटर है कि जब आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हों, कि आपकी इनकम पूरी हो, आपके पास अकोमोडेशन है, अगर आपकी ये फर्स्ट मैरिज है वेल अनफ, अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो पहली मैरिज से आपकी डिवोर्स हो चुकी है, और जो फैंसी यहाँ पे आना चाहते हैं उनका भी इंग्लिश उसको पास करना होएगा, और आपका रिलेशनशिप, आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, रिगार्डलेस आप फैंसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या स्पाउस वीज़ा। तो सिर्फ एक होता है कि फैंसी में आप एक प्लज कर रहे हो या अंडरटेकिंग दे रहे, प्रॉमिस कर रहे हो कि विद इन 6 मंथ हम शादी करेंगे, लेकिन शादी जब आपने कर ली, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करोगे, तो वो आपको किसी किस्म का वादा या प्लज या आपको प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपका केस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चॉइस योर, लेकिन मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि बेटर कि आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए सर। सर मेरा सवाल है, 2 क्वेश्चन है। जी फरमाइए जी। एक तो मैं 2.5 साल तो यहाँ वीज़े के बगैर आ रहा हूँ, और मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया, मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ? इंडिया से आया था। आपका 2.5 साल से यहाँ विदाउट वीज़ा रह रहे हैं, क्या कहा आपने जी? 2.5 साल से मैं ऐसे रह रहा हूँ वीज़े के बगैर, और मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया, वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ इंडिया पासपोर्ट के लिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि
2013 में यहाँ आया था, मेरी एज 70 ईयर ओल्ड, और वीजे पर आया था, टूरिस्ट वीजे पर। अब 13 में आ रहे थे और तब से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने कभी वापस नहीं गए, राइट? और ये 2 क्वेश्चन है मेरे। मेरा सवाल था कि आपने बोला कि 2013 में यहाँ पे आए थे और कभी वापस गए कि नहीं गए यहाँ से कभी? हाँ। आई थिंक आप कंट्रोल नेक्स्ट कॉल के लिए जाएँ, ठीक है। देखिए मेरे भाई, आपने मुझे लगता है कि 2 सवाल पूछे हैं और दोनों में शायद मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुए। आपने एक दफ़ा ये कहा कि अब 2013 में यहाँ पे आए थे, फिर आप वापस नहीं गए, तो क्या आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो? अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप यहाँ पे 8 साल से रह रहे हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, जो आपका इंडियन पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया, तो आप रिन्यू करवाना चाहते हो तो वो इंडियन एम्बेसी करती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो सवाल पूछेंगे कि आप वीज़े के बगैर रह रहे हो, अपने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना है, क्या आपने प्लान किया कि अपनी कंट्री छोड़ वापस जाना है या आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डालनी है कोई ना कोई? तो यस, एम्बेसी से रब्ता करें, उन्हें बोलें कि मैंने 8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे करनी है तो वो बता दें, अगर कंट्री लीव करना है तब बता दें। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन एम्बेसी है वो आपको एंटरटेन कर देगी, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो इंट्रो में भी ये बात हुई है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे तमाम दोस्तों के आजकल सवाल एक ही पॉलिसी पे आ रहे हैं कि जो 21 अक्टूबर को होम ऑफिस ने अर्ली इंडेफिनेट कंसेशन पॉलिसी जो बनाई है उसके बारे में क्या ख्याल है? 2 मोटी चीज़ें, वो लोग जो लोग यहाँ पे 5 साल से लीगल हैं, बच्चों के साथ अंडर द ह्यूमन राइट्स रह रहे हैं और उनको आज भी लीगल हैं, 5 साल पूरे कर लिए हैं, वो लोग इसमें क्वालिफाइड करते हैं। शर्तें 2 हैं, एक 5 साल यहाँ पे लीगल गुजार लिए और नंबर 2 जो बच्चा अप्लाई करेगा उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है और 25 से कम है। सिर्फ 2 चीज़ों को पूरी करते हुए, ऑफ कोर्स एक लिस्ट है कि आपका पर्सन की एज क्या है, उसके लेंथ ऑफ टाइम यहाँ पे क्या गुजारा, उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है। देखिए, अगर आपको 5 साल पहले अंडर द ह्यूमन राइट्स या अंडर द 7 चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी वीज़ा मिला था, तो ये तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी ये उस वक़्त कंसिडर हो गई थी। अगर वो तमाम चीज़ें मीट की थी, जैसे कि बच्चे की एज क्या है, टाइम ऑफ द ड्यूरेशन द यूके, आपकी इंटीग्रेशन, आपका कंट्रीब्यूशंस, ये तमाम जो एक लिस्ट ऑफ बनाई है इन्होंने, वो सारी की सारी पूरी हुई थी तो आपको 5 साल पहले वीज़ा मिला था कि आप यू कांट सेटल गो बैक इन होम कंट्री। तो तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको उन्होंने 2.5 साल का वीज़ा दिया था और 10 साल के रूट के पर लगा दिया था। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे 5 साल गुजार लिए हैं तो आप बजाय एक्सटेंशन अप्लाई करने के आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपको 5 साल के वीज़ा अपने अप्लाई कर लिया था, टाइम गुजार लिया, 7 साल गुजार लिए, वीज़ा आपके पास है, तब भी आपके पास राइट है, या आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तब भी आपके पास राइट है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सी बात है, तमाम वो लोग इसमें फ़ॉल करते हैं जिन्होंने यहाँ पे 5 साल गुजारे और बच्चों की एज 18 साल से ज़्यादा है और 25 से कम है। तमाम दोस्तों का कॉल करने का, हमारे प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया, जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। थैंक यू। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात हुई। अल्लाह हाफिज़।